हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ नेटवर्क बेसिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। लास्ट 2 दिन में आपने हार्डवेयर के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस देखा है। नेटवर्क बेसिक में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाट इज नेटवर्किंग, मीन्स डिफाइन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। सो नेटवर्क मीन्स मोर देन वन होस्ट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। एक से अधिक सिस्टम अगर कनेक्टेड हो तो उसे हम कह देंगे नेटवर्क। एंड व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस टू कम्युनिकेट डेटा इन अ नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसे नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्क इज अ स्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस। बेसिकली एचआर आपको फंसाता कहाँ है? नेटवर्क और नेटवर्किंग के बीच में डिफरेंस पूछता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो आपको बताना है कि नेटवर्क एक स्ट्रक्चर है, एक से अधिक सिस्टम्स को कनेक्ट कर दें, दैट इज द नेटवर्क। एंड नेटवर्किंग मीन्स अ प्रोसेस टू कम्युनिकेट डेटा इन बिटवीन दैट स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है दैट इज नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ नेटवर्क। यहाँ भी आपके जो है दो तरह से आंसर देना है आपको। यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपको नॉलेज है। पहला, जियोग्राफिकल एरिया के बिहाफ पर टाइप ऑफ नेटवर्क आप बताओगे। जियोग्राफिकल एरिया मतलब कितना एरिया कवर हो रहा है आपके नेटवर्क के बीच में। लाइक लैन स्मॉल एरिया, कैन कैंपस एरिया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड वैन वाइड एरिया। तो आपको बताना ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इट इज डिवाइडेड इनटू लैन, कैन, मैन एंड वैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, small area connected in a network. CAN is a campus area network. Within a campus all LANs are connected. MAN metropolitan area network, within a city network. And WAN is a wide area network, global network connected all over the world. यहाँ पे आपको वो सिर्फ आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं देने, टू द पॉइंट आंसर देना है, लेकिन आपके आंसर का कॉन्सेप्ट पूरा विजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑन द इफ वी टॉकिंग अबाउट लॉजिकल नेटवर्क टाइप। आपने बताया कि अगर जियोग्राफिकल एरिया के बिहाफ पर देखें तो लैन, कैन, मैन और वैन में डिवाइड होता है। लेकिन अगर लॉजिकल नेटवर्क टाइप की हम बात करते हैं देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वर्क ग्रुप एंड डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क ग्रुप और डोमेन में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या आपको सिंपली कह दिया जाए टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर आप लैन, कैन, मैन बता के चुप हो गए तो वो आपको जरूर वर्क ग्रुप और डोमेन के बारे में पूछेगा। अगर आपने वर्क ग्रुप डोमेन बता दिया तो वो लैन, कैन, मैन, वैन के बारे में पूछेगा। इसलिए आपको दोनों आंसर साथ में देने हैं। On the basis of geographical area, it divided into LAN, CAN, MAN and WAN. And on the logical network type, it is divided into work group and domain. अब वर्क ग्रुप और डोमेन की डिफरेंस बता रही हूं आपको। वर्क ग्रुप इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट वेयर नो वन इज मास्टर और क्लाइंट। वर्क ग्रुप एक ऐसा नेटवर्क है जहां कोई मास्टर स्लेव नहीं होता है, सारे सिस्टम्स अपनी अपनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रखते हैं। फिर से सुनिएगा, वर्क ग्रुप इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट वेयर नो वन इज सर्वर और क्लाइंट, ईच सिस्टम हैव ओन सिक्योरिटी, ओन मैनेजमेंट एंड ओन कंट्रोल। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज दैट टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर एटलीस्ट अ सर्वर एग्जिस्ट, अदर सिस्टम वर्क लाइक क्लाइंट। डोमेन वो नेटवर्क है जहां कम से कम एक सर्वर होता है, बाकी सिस्टम्स क्लाइंट होते हैं। सर्वर सिस्टम हैव सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सर्वर के पास सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है, वो पूरे डोमेन को मैनेज करता है। सो वर्क ग्रुप इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड डोमेन इज अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ मीडिया। टाइप ऑफ मीडिया मीन्स कि आप सबसे पहले आपसे पूछता है व्हाट इज मीडिया। मीडिया is a medium to connect the two different nodes. कभी कभी वो आपसे पूछता है what is node. Node is any networking device that may be host, that may be switch, that may be router, that may be hub. Any node in a network, any device in a network is called a node. और host किसको कहते हैं? होस्ट जो कम्युनिकेशन करते समय आपके होप बीच में आ रहे हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। सिस्टम्स को आप बेसिकली होस्ट कहते हैं।
सो नोड और होस्ट के बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज मीडिया? मीडिया का मतलब है कि दो नोड को कनेक्ट करने वाला मीडियम. दो तरह का होता है, बाउंडेड मीडिया एंड अनबाउंडेड मीडिया. मीडिया यानी मीडियम थ्रू विच वी कनेक्ट टू डिफरेंट नोड्स. इट इज ऑफ टू टाइप, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड. Bounded media means we are talking about the cables, and unbounded media means we are talking about Wi-Fi. Wi-Fi stands for wireless fidelity. The IEEE standards of Wi-Fi is 802.11. ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है कि वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड क्या है. तो वाईफाई का जो स्टैंडर्ड है वो है 802.11. बहुत सारे इसमें वर्जन्स आए हैं, ए बी ए जी ए एन, वो आप देख लेना. तो मीडिया क्या है? दो नोड्स को कनेक्ट करने का मीडियम है. दो तरह का होता है, बाउंडेड मीडिया और अनबाउंडेड मीडिया. बाउंडेड मीडिया मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द केबल्स. अभी इसके मैं आपको आगे भी बताऊंगी कितने तरह के केबल्स होते हैं. और अनबाउंडेड का मतलब वाईफाई. वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडिलिटी. जो केबल लेस कनेक्शन हम करते हैं एक्सेस पॉइंट के थ्रू, उसे आप वाईफाई कहते हो. आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एपी? एपी मींस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस कनेक्टिविटी. एपी इज अ स्विच विच प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी, जिसका स्टैंडर्ड है 802.11. अगर आप नेटवर्किंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, खासकर होटल्स के लिए और नेटवर्क एग्जीक्यूटिव के लिए, तो सब जगह वाईफाई का कनेक्शन होता है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए. सो नाउ द मीडिया ऑफ बाउंडेड. बाउंडेड यानी केबल्स कितने तरह के होते हैं? बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ केबल: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स. ट्विस्टेड पेयर जो आप नेटवर्किंग में यूज कर रहे हैं, जिसका कनेक्टर होता है RJ45. एक RJ11 भी होता है जो टेलीफोन लाइंस के लिए यूज होता है, वो आपके 2 पेयर के लिए यूज होता है, 4 वायर्स के लिए. और दूसरा RJ45 जो आप नेटवर्किंग में यूज करते हैं, वो 4 पेयर के लिए यूज होता है, 8 वायर्स के लिए. तो आरजे की फुल फॉर्म रजिस्टर्ड जैक. में सारे जो पॉइंट्स यहाँ नहीं भी लिखे हुए वो भी आपको साथ में कनेक्ट करती जा रही हूँ, तो आप नोट करते जाइएगा. तो आरजे स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक. ट्विस्टेड पेयर का कनेक्टर होता है RJ45 और ये नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है. कोएक्सियल केबल जो है ये सेटअप बॉक्स के लिए यूज किया जाता है. इसका जो कनेक्टर होता है वो होता है टी कनेक्टर या BNC कनेक्टर. फाइबर ऑप्टिक्स लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कवर किया जाता है. इसका जो कनेक्टर होता है वो होता है LC, SC, ST. अब आपको इनके टाइप्स बताती हूँ. ट्विस्टेड पेयर भी दो तरह के आते हैं, UTP और STP. UTP stands for unshielded twisted pair. STP stands for shielded twisted pair. कोएक्सियल भी दो तरह के आते हैं, थिन नेट और थिक नेट. थिन नेट को 10^2 कहते हैं, थिक नेट को 10^5 कहते हैं. नेक्स्ट है आपका फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स भी दो तरह के आते हैं, मोनो, मल्टी. जो सबसे ज्यादा आपके नेटवर्किंग के लिए यूज हो रहा है वो है ट्विस्टेड पेयर, तो इसके ऊपर ही कंसंट्रेट कराते हैं आपको. तो UTP और STP आपका होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. अगर इनके बीच में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो आप कहोगे UTP केबल जो है वो आपकी चीप होती है, सस्ती होती है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो भी STP के कंपैरिजन में लो होती है. STP केबल शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, हर वायर की अलग अलग शील्डिंग होती है, जिससे कि आपका जो वो है रेजिस्टेंस है, ED करंट है, ठीक है, नॉइज है, जो कि आपके परफॉर्मेंस को कम करता है. ठीक है, उसको कम करने के लिए उनके ऊपर शील्डिंग चढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. और इसकी परफॉर्मेंस UTP के कंपैरिजन में अच्छी होती है, लेकिन ये कॉस्टली होती है. कभी कभी आपसे पूछता भी है व्हाट इज नॉइज.
ठीक है, तो जितने भी ये वर्ड्स आते हैं ना, डिस्टर्बेंस, नॉइज, ईडी करंट, रेजिस्टेंस, ऑल दीज आर द नेगेटिव इंफेरेंस इन अ वायर विच मिनिमाइज द डेटा कम्युनिकेशन को मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, डिले टाइम बढ़ जाता है। इसलिए आपका एसटीपी बेटर परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इसके अंदर ये नॉइज नहीं होती है, यूटीपी के अंदर थोड़ी ज्यादा होती है, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है। लेकिन उसी हिसाब से एसटीपी कॉस्टली है और यूटीपी चीप है। जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, उसके बिहाफ पर हम केबल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर IEEE स्टैंडर्ड। IEEE क्या होता है? IEEE ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इट स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, जो हमारे स्टैंडर्ड्स के लिए काम करता है, टेस्टिंग के लिए काम करता है, जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके लिए और हमारे टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मैक एड्रेस में भी आपने पढ़ा होगा, टेस्टिंग के लिए आप IEEE के पास भेजते हो, तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आपका आता है 80 यूटीपी और एसटीपी में जो हमने 8 वायर्स यूज की हैं, ये वायर्स कैसे यूज करते हैं, या इसको 568A और 568B अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो वो कौन सी अरेंजमेंट रखी गई है? तो सबसे पहले मैं अरेंजमेंट आपको बता देती हूँ। 568A अरेंजमेंट क्या होता है? 568A अरेंजमेंट होता है आपका अगर 568A की बात करें तो ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज एंड ब्राउन व्हाइट ब्राउन होता है। अगर मैं 568B की बात करूं तो ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ये आपको अरेंजमेंट एकदम लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये जरूर पूछते हैं। अब इनका यूज कहाँ पे होता है? जब आप सेम डिवाइसेस को यूज करते हैं तो क्रॉस केबल यूज करते हैं। क्रॉस केबल बनाने के लिए एक साइड 568A अरेंजमेंट रखते हैं, दूसरे साइड 568B अरेंजमेंट रखते हैं, और ऐसे ही क्लियर जवाब आपको देना है। व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉस केबल? टू कनेक्ट द सेम डिवाइसेस वी यूज क्रॉस केबल। और अगर हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, लाइक स्विच टू सिस्टम और हब टू सिस्टम, तो हम स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। स्ट्रेट केबल में दोनों साइड A अरेंजमेंट रखते हैं या दोनों साइड B अरेंजमेंट रखते हैं, तो उसको स्ट्रेट केबल कहते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल, सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्रॉस केबल यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइसेस की। कितने तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं? मेनली आपको हब, स्विच और राउटर के डिफाइन करना है, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी डिवाइसेस अगर खाली आपसे पूछे तो आप सारे डिवाइसेस काउंट करा सकते हो। मॉडेम, रिपीटर, ब्रिज, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। जो मेनली आपका डिवाइस आता है दैट इज हब, स्विच और राउटर। हब क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट पे काम करता है, स्लो डिवाइस है और हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। ये OSI लेयर के फिजिकल लेयर पे काम करता है। क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, इसलिए मैं सारे पॉइंट एक साथ काउंट करा रही हूँ आपको। हब इज अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, इट फंक्शन ऑन द ब्रॉडकास्ट, इट वर्क ऑन अ फिजिकल लेयर एंड इट इज अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। क्योंकि मेनली स्विच हब दो तरह के होते हैं, एक्टिव हब, पैसिव हब, कैसे काम करते हैं, ये सारा मैंने नेटवर्किंग के मॉड्यूल में आपको सिखा रखा है। नेक्स्ट है आपका स्विच। स्विच क्या है? स्विच इज ऑल्सो अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, बट इट इज यूनिकास्ट डिवाइस, सो बेटर देन हब। इट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस के बिहाफ पर काम करता है। इट कंटेन अ टेम्परेरी मेमोरी कॉल्ड कैम मेमोरी। On the OSI layer, it work on data link layer. ये data link layer पे काम करता है। And it is full duplex
डिवाइस। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। कभी कभी वो डायरेक्टली आपसे कहते हैं गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स एंड वन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। तो अब हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है एंड फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है स्विच। नेक्स्ट है आपका राउटर। राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। जो आप आईपी यूज कर रहे हो डिफरेंट नेटवर्क के अगर हैं तो वहां पर राउटर यूज किया जाएगा, जबकि हब और स्विच कनेक्ट द सेम नेटवर्क। ये भी डिफरेंस याद रखेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड राउटर? बेसिकली वो आपसे जानना चाह रहा है कि जब सीसीएनए में आपने राउटिंग की और स्विचिंग की तो वहां पर कहाँ काम कर रहे थे? जब हम स्विचिंग पे काम कर रहे थे यानी लैन में काम कर रहे थे, लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे थे, और जब हम राउटर पे काम कर रहे थे, राउटिंग कर रहे थे, इसका मतलब हम वैन पे काम कर रहे थे, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने की कोशिश कर रहे थे। सो राउटर इज अ वैन डिवाइस एंड स्विच इज अ लैन डिवाइस। तो हब, स्विच और राउटर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओएसआई लेयर पे हब फिजिकल लेयर पे काम करता है, स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और नीचे के 3 लेयर पे ही डिवाइसेस है, ऊपर के लेयर पे कोई डिवाइस काम नहीं करता है। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विच वर्क फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। किसी एक काम के लिए काम करता है। डीएनएस काम कर रहा है, इसका मतलब कि डीएनएस जो है डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे प्रोटोकॉल के ऊपर। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विच वर्क फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए वो काम करते हैं। जैसे डीएनएस की बात करें तो ये डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। डीएचसीपी की बात करें, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। यानी हर प्रोटोकॉल का एक यूनिक वर्क है और वो उसी फंक्शन के लिए काम करता है। इसीलिए प्रोटोकॉल को डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विच हेल्प इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है एंड वर्क फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी एक स्पेसिफिक काम को करता है। ईच प्रोटोकॉल हैव अ यूनिक पोर्ट नंबर। ये चारों चीजें आपको बतानी है। 4 लाइन मैंने आपको बताई। पहला, इट इज अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। सेकेंड, इट हेल्प इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। थर्ड, it have a unique function, and fourth, it have a unique port number. So कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के हमें फंक्शंस, पोर्ट नंबर पता होने चाहिए। जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वैन टू वैन कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। इसका पोर्ट नंबर होता है TCP 80। HTTPS सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, it work for a secure communication into WAN to WAN। WAN to WAN कनेक्टिविटी करता है सिक्योरली। इसका पोर्ट नंबर होता है 443 TCP के ऊपर। नेक्स्ट है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इट्स बेसिक फंक्शन इज कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP। इट्स पोर्ट नंबर इज UDP 53। UDP 53 पे DNS काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है DNS, DHCP, HTTP। नेक्स्ट है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर होता है UDP 67 और UDP 68। UDP 67 DHCP सर्वर के लिए काम करता है। UDP 68 DHCP होस्ट के लिए काम करता है, यानी जो आईपी एड्रेस ले रहा होता है। नेक्स्ट है आपका POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये मेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट नंबर इज 110। अगर मैं इसके SSL सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर इसका पोर्ट नंबर पूछा जाए तो वो होगा आपका 995। नेक्स्ट है आपका IMAP 4, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4।
ये भी मेल रिसीव करता है, इसका पोर्ट नंबर होता है टीसीपी के ऊपर 143। मैंने आपको POP3 भी मेल रिसीव के लिए बताया, IMAP भी मेल रिसीव के लिए बताया। यहाँ पर अगर आउटलुक के ऊपर वो इंटरव्यू ले रहे होंगे तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन POP3 एंड IMAP। POP3 कट पेस्ट करता है, यानी ओरिजिनल लोकेशन से मेल को ट्रैश में दे देता है, लेकिन IMAP कॉपी पेस्ट करता है, यानी दोनों जगह मेल अवेलेबल होती है। इसीलिए IMAP आप यूज करते हो, POP3 यूज नहीं करते हो। तो IMAP का पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया 143 TCP के ऊपर, लेकिन सिक्योर सॉकेट लेयर SSL के ऊपर क्या है, इसका पोर्ट नंबर है 993। नेक्स्ट है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो 25 है, और अगर मैं SSL और TLS दो होते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS होती है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। सिक्योर सॉकेट लेयर पे इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 465 और TLS के ऊपर है 587। नेक्स्ट है आपका NTP, ये आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर होता है TCP 123। टेलनेट आपका टेलीटाइप नेटवर्क, ये आपके कमांड लाइन रिमोट कनेक्टिविटी के लिए यूज करता है, इसका पोर्ट नंबर होता है TCP के ऊपर 23। नेक्स्ट है आपका RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 3389। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है आपका 20 और 21। ये फाइल ट्रांसफर करता है, फाइल शेयर करता है नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट है आपका TFTP, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपके राउटर के जो आप बैकअप और रीस्टोर करते हैं उसके लिए काम करता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 69 TCP के ऊपर। नेक्स्ट है आपका SNMP, सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 161 और 162। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, आपको पता होगा नियर अबाउट 65,536 प्रोटोकॉल आर देयर, जो अनऑफिशियल और ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें जो वेल नोन पोर्ट्स हैं आपके वो 1 से लेकर के 1023 तक के वेल नोन प्रोटोकॉल्स पोर्ट नंबर हैं। तो इसमें जो पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और आगे हम सिक्योरिटी में पढ़ेंगे भी वेल नोन पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं और नॉर्मल पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं इसके ऊपर। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP। TCP और UDP में डिफरेंस क्या है, आपने जब प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, प्रोटोकॉल वाला चैप्टर आप पढ़ा होंगे तो आप वहां पढ़े थे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस की बात की जाती है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP है। तो जब हम कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करते हैं यानी UDP यूज करते हैं, और जब कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करते हैं तो TCP यूज करते हैं। TCP स्लो होता है, UDP फास्ट होता है। और लेकिन TCP आपका रिलायबल है, एक्नॉलेजमेंट देता है, UDP अनरिलायबल है और एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। तो TCP और UDP और प्रोटोकॉल्स का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है व्हाट इज MAC। MAC स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कोई भी सिस्टम NIC कार्ड के बिना नेटवर्क में नहीं आ सकता। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी लैन कार्ड के बिना कोई भी सिस्टम नेटवर्क में नहीं आ सकता, और NIC के ऊपर मैन्युफैक्चर प्रोवाइडेड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 48 बिट या 12 डिजिट का एक एड्रेस होता है विच इज यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज अ MAC एड्रेस। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आपको सारे पॉइंट वाइज याद रखने होंगे। पहला, MAC एड्रेस इज ऑन द NIC कार्ड, इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, it is in hexadecimal format, it is unique all over the world, it get through the get MAC address, it is physical address of the system। तो MAC एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, इसकी लेंथ 48 बिट और 12 डिजिट होती है।
दैट ऑल अबाउट द मैक एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, मैक एड्रेस आपको पता होना चाहिए। हर सिस्टम के पास एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं और ये एनआईसी कार्ड के ऊपर होता है। बिना मैक एड्रेस के कोई भी सिस्टम नेटवर्क में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट इज योर डिफाइन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। बेसिकली पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। मैं सारे को कंबाइन करके इन दोनों में ही बता देती हूँ। आईपी वर्जन 4 जो हमारा ओल्डर वर्जन है, इसका न्यू वर्जन है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 32 बिट का एड्रेस होता है बाइनरी फॉर्मेट में। आईपी वर्जन 6 128 बिट एड्रेस स्कीम है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। आईपी वर्जन 4 के दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। आईपी वर्जन 6 के दो पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। आईपी वर्जन 4 जो है ये आपके 5 क्लासेस, बेसिकली आईपी वर्जन 4 अभी आप यूज कर रहे हो तो आईपी वर्जन 4 में ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी आपको आईपी वर्जन 6 का लूप बैक एड्रेस $1 होता है और इसको डिवाइड किया गया है लिंक लोकल, यूनिक लोकल और ग्लोबल आईपी। तीनों के जो एड्रेस स्कीम है, आपको आईपी वर्जन 6 एक बार पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है, FE80:/10 का जो रेंज है इसको रिजर्व रखा गया है लिंक लोकल के लिए। लिंक लोकल एड्रेस हर एनआईसी कार्ड पे अपने आप आ जाता है। लिंक लोकल एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगर्ड एड्रेस लिंक लोकल एड्रेस होता है। दूसरा है यूनिक लोकल। यूनिक लोकल है FC00:7 जो आपका यूनिक लोकल एड्रेस है, यानी FC और FD से शुरू होने वाले यूनिक लोकल है। ऑलरेडी मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। लास्ट वन इज योर ग्लोबल एड्रेस 20003। ये आपका ग्लोबल एड्रेस है और इन रेंज से हमें पता चल जाता है कि कौन सी ग्लोबल आईपी है, कौन सी यूनिक लोकल है, कौन सी लिंक लोकल है। कभी कभी वो आपसे पूछते हैं लिंक लोकल और आईपी वर्जन 4 में क्या कैसे कंपेयर करोगे। लिंक लोकल आईपी इज अपीपा आईपी। अपीपा आईपी क्या होती है? अपीपा आईपी आपका ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग होती है। ये आपके, मान लीजिए आपके सिस्टम ने आईपी हम दो तरह से सिस्टम के अंदर दे सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन करता है, जब आप कोई आंसर नहीं दे पाते हो, पूछने लगता है आईपी कितने तरह से दे सकते हो। हम सिस्टम के अंदर दो तरह से आईपी देते हैं, एक ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल। जब हम ऑटोमेटिक देते हैं तो वो क्या करता है, डीएचसीपी सर्वर को ढूंढता है और डीएचसीपी सर्वर से जाके ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस लेके आता है। लेकिन जस्ट एज्यूम करिए आपके नेटवर्क में कहीं डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं, या डीएचसीपी सर्वर अभी काम नहीं कर रहा है, डीएचसीपी सर्वर शट डाउन है। उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हमने ऑब्टेन आईपी की एंड डीएचसीपी इज नॉट इन द नेटवर्क, इन दैट केस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम itself provide a IP address that is called APIPA IP. It is a range of 169.254.0.0 to 169.254.255.255। तो ये आपकी रेंज होती है अपीपा आईपी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख भी रखा है अपीपा आईपी, तो वो मैंने आपको अभी डिफाइन करा दिया कि डीएचसीपी सर्वर अगर नेटवर्क में नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से एक आईपी दे देता है जो 169.254.0.0 की होती है। 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255.255 तक काम करती है। दैट इज कॉल्ड अपीपा आईपी। नेक्स्ट है आपका क्लासेस की रेंज। आईपी वर्जन 4 में मैं आपको आईपी वर्जन 6 का बता दूं जो मेरा छूट गया था, कि जो हमारी लिंक लोकल होती है वो अपीपा आईपी होती है। जो यूनिक लोकल होती है ये मेरी प्राइवेट आईपी होती है, उसके ऊपर मैंने आपको प्राइवेट आईपी भी बताई है। प्राइवेट आईपी क्या होती है? प्राइवेट आईपीज आर फ्री आईपी। कभी कभी आपसे प्राइवेट आईपी ना करके सीधे पूछते हैं व्हाट इज फ्री आईपी। फ्री आईपी वो है जिसे हमें परचेज नहीं करना पड़ता एंड इट इज यूज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्री आईपीज हम यूज करते हैं उसे प्राइवेट आईपी कहते हैं। और प्राइवेट आईपी के लिए 3 रेंज रिजर्व की गई है। क्लास ए के लिए 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255 तक।
क्लास बी के लिए 172.16.0.0 से लेकर के 172.16.255.255 तक, और क्लास सी के लिए 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255 तक की प्राइवेट आईपी रिजर्व की गई है। तो ये आपके प्राइवेट आईपी हो गई। तो अगर हम आईपी वर्जन 6 में देखें तो यूनिक लोकल को प्राइवेट आईपी से कंपेयर किया गया है कि यूनिक लोकल एज अ प्राइवेट आईपी काम करती है, और ग्लोबल आईपी क्या है? पब्लिक आईपी है, जो आपके इंटरनेट पर यूज होती है। अब हम बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की क्लासेस की। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट आईपी वर्जन 4 को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। सबकी आपको रेंज याद होनी चाहिए। क्लास ए की रेंज होती है 0 to 127। देखिए, जब आप क्लास ए डिफाइन करेंगे तो आप डिफाइन करेंगे 0 to 127, बट 0 इज रिजर्व फॉर द डिफॉल्ट राउटिंग and 127 is reserved for the loopback address. So our resultant class A IP is 1 to 126. क्लास B की रेंज है 128 से लेकर के 191 तक। क्लास C की रेंज है 192 से लेकर के 223 तक। क्लास D की रेंज है 224 से लेकर के 239 तक। क्लास E की रेंज है 240 से लेकर के 255 तक। अगेन 255 is reserved for the subnet mask, so its resultant IP is till the 254. तो क्लास A हमारा 0 to 127, क्लास B हमारा 128 to 191, क्लास C हमारा 192 से लेकर के 223, क्लास D हमारा 224 से 239, क्लास E हमारा 240 से 255। एक चीज और बता दूं, क्लास डी और ई को हम यूज नहीं कर सकते। क्लास डी रिजर्व रखा गया है मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई रिजर्व रखा गया है मिलिट्री और रिसर्च पर्पस के लिए। तो हम जो यूजर क्लास है हमारी, जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ओनली ए, बी एंड सी, इन विच 0 and 127 we cannot use. 0 use for default routing and 127 use for loopback address. सो लूपबैक एड्रेस क्या होता है? लूपबैक एड्रेस वो एड्रेस है जिससे हम अपने एनआईसी कार्ड को चेक करते हैं इट इज वर्किंग और नॉट। तो लूपबैक एड्रेस हमारा ओन एनआईसी कार्ड को चेक करता है इट इज वर्किंग प्रॉपर और नॉट, एंड 127 रिजर्व फॉर द लूपबैक। जैसे आप विंडो आर करके मैं यहाँ पे डालूं पिंग स्पेस 127.0.0.1, तो ये हमारा अब मेरे एनआईसी कार्ड को चेक करके बता रहा है कि मेरा एनआईसी कार्ड प्रॉपर काम कर रहा है। तो लूपबैक एड्रेस अपने एनआईसी कार्ड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज योर सबनेट मास्क। व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क इज अ बेसिकली डिफाइन द नेटवर्क आईपी, नेटवर्क बिट इन अ आईपी एड्रेस। मेरे आईपी एड्रेस के अंदर कितने नेटवर्क बिट काम कर रहे हैं और कितने होस्ट बिट काम कर रहे हैं, ये बताता है सबनेट मास्क। तुरंत एचआर का क्वेश्चन होता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? Because it defines the communication rule. Communication rule says that two systems can communicate only in that condition when they have same network bit and different host bit. तो सिस्टम को ये बताता है कि नेटवर्क बिट क्या है और होस्ट बिट क्या है, ताकि अगर वो मैच करता है कि नेटवर्क बिट अगर सेम है तो ये कम्युनिकेट करेंगे और नेटवर्क बिट अगर डिफरेंट है तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सबनेट मास्क अगर आपसे पूछा जाए तो क्लास ए का स्टैंडर्ड सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, क्लास बी का होता है 255.255.0.0, क्लास सी का होता है 255.255.255.0। तो ये आपके डिफरेंट सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क ये बताता है कि नेटवर्क बिट कितने हैं आईपी एड्रेस के अंदर। कभी कभी आपसे वाइल्ड कार्ड मास्क पूछ लेता है। सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट वाइल्ड कार्ड मास्क होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क होस्ट बिट को बताता है कि सबनेट मास्क में कितने आईपी एड्रेस के अंदर कितने होस्ट बिट है, उसके बिहाफ पर वो काम करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द सबनेट मास्क। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आप नेटवर्क एग्जीक्यूटिव या नेटवर्क मेंटेनेंस सिस्टम
नेटवर्क इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तो आपसे OSI मॉडल जरूर पूछता है। OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। होता क्या है ये? 3 लाइन की डेफिनेशन है, अच्छे से याद करिए। टू स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस ISO given a reference model is called OSI model। कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्चुअली ISO का हमने बोला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके इसका फुल फॉर्म है। पर ISO का फुल फॉर्म है इसलिए ऐसा बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक रेफरेंस मॉडल दिया। रेफरेंस मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। रेफरेंस मॉडल दिया जिसको OSI मॉडल कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो अगर आपको OSI मॉडल डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? टू स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस ISO given a reference model is called OSI model, open system interconnection। Basically it is a layered model, it is a 7 layer model। अगर आपका दो तरह से होता है, ट्रांसमिशन एंड और रिसीविंग एंड, दोनों एंड से आप जो है इन लेयर्स को काउंट करा सकते हैं। ट्रांसमिटिंग एंड से हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले लेयर आपको एप्लीकेशन लेयर मिलेगी, लेकिन अगर रिसीविंग लेयर से देखें तो फिजिकल लेयर आपकी सबसे पहली लेयर मिलती है। तो दोनों तरह से आप काउंट करा सकते हैं। मैं 7 लेयर्स के नाम बताती हूँ। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, देन फिजिकल लेयर। ये ट्रांसमिटिंग एंड से है। अगर आप रिसीविंग एंड से बोल रहे हैं तो फर्स्ट लेयर होगी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर। तो ये आपकी दोनों तरह से मैंने आपको 7 लेयर्स के नाम बताए, जिसमें से ऊपर की 3 लेयर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को हम अपर लेयर कहते हैं जो डेटा के लिए काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को ब्रिज लेयर कहते हैं क्योंकि इसका थोड़ा काम अपर लेयर के लिए होता है, थोड़ा काम नीचे की 3 लेयर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को लोअर लेयर कहते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का थोड़ा काम डेटा के लिए और थोड़ा काम एप्लीकेशन लोअर लेयर के लिए होता है, इसलिए इसको ब्रिज लेयर भी कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन करता है व्हाई ट्रांसपोर्ट इज अ ब्रिज लेयर, तो आपको कहना होगा transport layer work both for the data and the communication, that's why it is a bridge layer, because upper layer work for only data and lower layer work only for the communication, and transport layer work for both, that's why it is a bridge layer। तो आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट व्हाट इज द PDU ऑफ ईच लेयर। तो अगर हम PDU की बात करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन लेयर का PDU, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों का PDU डेटा होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का PDU सेगमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का PDU पैकेट होता है। डेटा लिंक लेयर का PDU डेटा फ्रेम होता है और फिजिकल लेयर का PDU बिट होता है। तो मैंने आपको सारे के PDU बताए। PDU स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। हर लेयर का जो आउटपुट होता है उसे ही हम PDU कह देते हैं। सबके PDUs देख लीजिए। फिजिकल लेयर का PDU बिट, डेटा लिंक का PDU फ्रेम, नेटवर्क लेयर का PDU पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर का PDU सेगमेंट एंड अपर 3 लेयर्स सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर का PDU डेटा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपको याद हो गया होगा। फंक्शन ऑफ ईच लेयर की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन है डेटा को इंटरैक्ट कराना, इंटरफेस कराना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है फॉर्मेट चेकिंग करना, किस फॉर्मेट में डेटा जा रहा है उसका फॉर्मेट चेकिंग करना। सेशन लेयर का जो मेन काम है वो सेशन इस्टेब्लिश करना काम है और कनेक्शन वेरिफिकेशन करना। सेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब सेशन इस्टेब्लिश करना, डेटा ट्रांसफर करना एंड देन सेशन रिलीज करना, ये सेशन लेयर का काम है।
नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। मैंने आपसे कहा था ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों लेयर के लिए काम करती है, तो कनेक्शन वेरिफिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, यानी वो टीसीपी पे काम करेगा या यूडीपी पे काम करेगा, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर डिफाइन करता है। और नेक्स्ट सेगमेंटेशन करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन? बड़े डेटा पैकेट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को ही सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम है सेगमेंटेशन, इसीलिए इसका पीडीयू है सेगमेंट। एंड अदर फंक्शन इज कनेक्शन वेरिफिकेशन, यानी कनेक्शन लेस या कनेक्शन ओरिएंटेड के बीच में डिफाइन करता है। तो ये दोनों के लिए काम करता है। नेटवर्क लेयर का जो मेन काम है वो है आईपी एड्रेस अटैचमेंट एंड फ्लो कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। नेम द सब लेयर्स ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो दो सब लेयर्स हैं, एक मैक एड्रेस, दूसरा एलएलसी। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड एलएलसी स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस अटैचमेंट के लिए और एलएलसी फ्लो कंट्रोल के लिए। दैट इज द टू लेयर्स ऑफ डेटा लिंक लेयर। लास्ट वन इज योर फिजिकल एड्रेस। फिजिकल लेयर का मेन फंक्शन है बिट स्ट्रीमिंग। तो आपको हर लेयर का फंक्शन मैंने बता दिया। अब मैं प्रोटोकॉल की बात बताती हूँ। हर लेयर पे प्रोटोकॉल, ओएसआई लेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रोटोकॉल की बात करूं तो फिजिकल लेयर पे कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करता है। डेटा लिंक लेयर पे वैसे तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्योंकि फिजिकल एड्रेस अटैचमेंट है, लेकिन फिजिकल एड्रेस ईथरनेट के ऊपर होता है, तो इसका प्रोटोकॉल हो गया ईथरनेट। नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है आईपी एड्रेस अटैचमेंट, यानी आईपी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर का, मैंने बताया कनेक्शन वेरिफिकेशन टीसीपी यूडीपी पे करता है, तो इसके प्रोटोकॉल्स हो गए टीसीपी और यूडीपी। मैं फंक्शन और प्रोटोकॉल को रिलेट इसलिए कर रही हूँ कि आपको आसानी होगी समझने में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो है टीसीपी और यूडीपी। सेशन लेयर पे अगर मैं बात करूं तो सेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर एनएफएस और यूनिक्स काम करता है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर की बात करूं तो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट चेकिंग है। जितने भी फॉर्मेट्स आपको याद हो, स्काई, बीसीडी, ईबीसीडीआईसी, या आप जो यूज करते हो जेपीजी, एवीआई, एमपी3, एमपी4, सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट चेकिंग का ही काम करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। जितने प्रोटोकॉल बच रहे हैं आपका डीएससीपी, टेलनेट, एफटीपी, एचटीटीपी, सब जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका वाईफाई स्टैंडर्ड, ये मैंने अभी बता दिया था 802.11। नेक्स्ट है आपका टीसीपी आईपी मॉडल। पहले आपका टीसीपी आईपी मॉडल ही आया था, मैं आपको कंपेयर करके भी एक बार दिखा दूं। टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल के बीच में कंपैरिजन भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टीसीपी मॉडल और ओएसआई के बीच में क्या रिलेशन है। बेसिकली पहले टीसीपी आईपी मॉडल 4 लेयर का आया था, फिर टीसीपी आईपी मॉडल 5 लेयर का हो गया। पहले जो टीसीपी आईपी लेयर आया था, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को नेटवर्क लेयर या एक्सेस लेयर कहते हैं। फिर नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर कहा गया, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर कहा गया और ऊपर की 3 लेयर को एप्लीकेशन लेयर कहा गया। तो टीसीपी आईपी मॉडल में पहले ये 4 लेयर आए थे, बाद में ये डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को अलग अलग कर दिया गया और 5 लेयर का टीसीपी आईपी मॉडल डिफाइन किया गया। तो आपके जो टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई लेयर के बीच में जो आपका वो है लेयर्स कंपैरिजन है, वो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। उससे पहले हम टोपोलॉजी होता क्या है, टोपोलॉजी डिफाइन टोपोलॉजी करते हैं। टोपोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। आपके नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है उसे टोपोलॉजी कहते हैं। एचआर आपसे तुरंत पूछेगा टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यहाँ वो आपसे फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी के बीच में डिफरेंस जानना चाहता है। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है इसका मतलब कि आपका पिक्टोरियल व्यू कैसा है, दैट इज योर फिजिकल टोपोलॉजी। और लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, यानी आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा कैसे पहुंच पा रहा है, उसका जो लॉजिक है दैट इज योर लॉजिकल टोपोलॉजी। तो फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी कंबाइनली हर टोपोलॉजी के बीच में काम करता है और स्ट्रक्चर के बिहाफ पर टोपोलॉजी को डिफरेंट टोपोलॉजीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी,
mesh topology, hybrid topology and tree topology. बेस्ट टोपोलॉजी आपके रियल सिनेरियो में स्टार टोपोलॉजी काम करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये होता है, व्हाई स्टार टोपोलॉजी इज बेस्ट टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी बेस्ट टोपोलॉजी इसलिए है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन, नए सिस्टम को ऐड करना या कोई क्रैश सिस्टम है, खराब सिस्टम है, उसको हटाना इजी है. सो कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इजी इन अ स्टार टोपोलॉजी. That's why star topology is best topology in real scenario. तो टोपोलॉजी के बारे में आपको पता चल गया. नेक्स्ट आपसे मैश टोपोलॉजी पूछते हैं. मैश टोपोलॉजी बेसिकली एक थ्योरेटिकल टोपोलॉजी है जो 1 to 1 सारे सिस्टम्स को, यानी ईच नोड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर से काम करते हैं. ये आपसे पूछता है क्योंकि कई जगह जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं तो वो मैश टोपोलॉजी की बात करता है, यानी कि वो ईच कनेक्शन को सेपरेटली हैंडल करेगा. तो दीज आर अबाउट द टोपोलॉजी. नेक्स्ट हम बात करते हैं सबनेटिंग की. सबनेटिंग क्या होता है? एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क सबनेट्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को सबनेटिंग कहते हैं. सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रैक्टिकल है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने बिट्स पे ये काम करता है. सो सबनेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज नेटवर्क डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉल सबनेट्स, छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को सबनेटिंग कहते हैं. VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क कहां और कब यूज किया जाता है? जब हमें अलग अलग सबनेट में अलग अलग होस्ट को यूज करना होता है, यानी सबनेट मास्क को वैरी कराना पड़ता है हर सबनेट के लिए, तब हम VLSM यूज करते हैं. लास्ट वन इज योर सुपरनेटिंग. सुपरनेटिंग मीन्स द समराइजेशन ऑफ नेटवर्क. जैसे सबनेटिंग का बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ठीक उसी तरह सुपरनेटिंग है छोटे छोटे सबनेट्स को बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट करने को सुपरनेटिंग कहते हैं. दैट ऑल अबाउट द नेटवर्क बेसिक्स. मैंने कोशिश की है कि मैं आपके हर टॉपिक को टच कर पाऊं और एक्सप्लेन कर पाऊं, फिर भी आपको नेटवर्क बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपका इंटरव्यू के 80% क्वेश्चंस नेटवर्क बेसिक्स से ही पूछे जाते हैं. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट करके कि हाँ आपके कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए और आप किसे एक्सप्लेन और चाहते हैं.